एक महिला अपनी मर्जी से वोट डाल देती है और जब यही बात गांव के दबंगों को पता चलती है कि उन्हें वोट नहीं देकर किसी और को वोट दिया था, तो उस महिला से बदला लेने के लिए उन दबंगों ने उस महिला के ससुर और पति को बंधक बनाया। उनके सामने ही उस महिला का चीरहरण करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। यही नहीं, ये कहानी मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको सुनाई थी। साथ ही एक और कहानी थी, एक महिला अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ चली जाती है और जब उस व्यक्ति के साथ चली जाती है, गांव के लोगों को पता चलता है, उसके बिरादर के लोगों को पता चलता है, तब उस महिला को सज़ा देते हैं और वो लगभग 16-17 लोग उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। ये दरअसल ये किस्से, ये कहानियाँ मैंने सुनाए थे एक किताब में देखकर। ये किताब है खाकी में इंसान, और इस किताब का पहला पन्ना अगर आप पलटेंगे तो बहुत ही शानदार बात इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि मेरा कहना है पुलिस की वर्दी में होते हुए भी इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं। वाकई इसे लिखने वाले कोई और नहीं हैं बल्कि आईपीएस अशोक कुमार हैं, जो कि उत्तराखंड के डीजीपी हैं। आज हमें उनके साथ बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और साथ ही हम जानेंगे भविष्य में एक और किताब वो लेके आ रहे हैं। खाकी में इंसान जैसी ही एक अच्छी किताब है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। आज हम उन कहानियों में से एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारे पीछे हैं, शायद वो कैमरे में नहीं आ रहे हैं, सर ने 2 डॉगी भी पाले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अब मुझे देखते ही एकदम से प्यार भी करने लगे। तो ऐसे ही इंसानों को जब जानवरों से प्यार होता है तो उनके लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, इसको हम वैसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस बगीचे में जगह जगह आपको कुछ पक्षियों के घोंसले आपको मिलेंगे, चिड़ियाँ उसमें बैठती हैं। तो ऐसे ही इंसानों को जब जानवरों से प्यार होता है, इंसानों को जब इंसानों से प्यार होता है, तो कहानियाँ अपने आप में बनी जाती हैं। और वो कहानी कुछ ऐसी है, देखो जिसका नाम ले रहे थे वो यहाँ हाजिर भी हो गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक महिला ने एक कुत्ता को खरीदने के लिए, एक डॉगी को खरीदने के लिए थोड़े बहुत नहीं 66 लाख रुपए गंवा दिए थे। ना तो उसे कुत्ता मिला और ना ही उसे पैसे मिले। सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि मैंने जो 2 कहानी आपकी पढ़ी हैं, कहीं आप नाराज़ तो नहीं हैं उनसे? नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो हमारा संदेश है उसको जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें तो अच्छा ही काम कर रहे हैं आप। कि भाई देखो ऐसा भी होता है। और हमारा पूरा पर्पज जो रहा है वो ये है कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, पुलिस को पीड़ित केंद्रित होना चाहिए। तो जो पुलिस पीड़ित की मदद करेगी, संवेदनशील होगी, उसकी पीड़ा को समझ पाएगी, तभी वो जो है जस्टिस दिला पाएगी। तो इसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी काम किया है। तो जो इसी पर्पज़ से किताब लिखी जाती है, लिखी गई है, उस पर्पज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा काम है ये। जैसा किताब है खाकी में इंसान, तो वैसे भी आप एकदम किताब के जैसे ही हैं। नहीं, वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब जो किताब है ना, वो दिल से ही तो निकलती है। सही बात है ना। तो जो आपका वास्तविक सच है वही किताब में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। मैं सोचता कुछ हूँ और आगे बाहर प्रीच कुछ और करूँ, तो वो तो फिर एक प्रकार से कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाएगा जी। इसमें सर मैंने पहला पन्ना पलटा, उसमें आपने 1990 में लिखी हुई अपनी कविता के कुछ अंश लिखे थे कि हम इंसान क्यों नहीं बने रह सकते, खाकी अगर पहनी हुई है तो। इसमें आपने लिखा समर्पित। सर इसके भी 3 छोटे छोटे पहलू हैं जो लिखे हैं, इनके बारे में बता दीजिए कि मैम ने किस तरह से आपको मोटिवेट किया कि ये किताब सिर्फ पन्नों में ही नहीं, मतलब डायरी में नहीं रहनी चाहिए। कैसे ये किताब? समर्पित भी मैंने इनको 3 लोगों को किया है जी। सबसे पहले मैंने इनको उन पुलिस कर्मियों को समर्पित किया जो हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं सच्चे दिल से जी। तो उन्हीं की वजह से ये किताब बन पाई। जब हम पॉजिटिव काम करते हैं तो उसी वजह से इसमें जो है ये किताब निकल पाई। दूसरा मैंने समर्पित किया अपनी माँ को, क्योंकि जिन्होंने हमें बचपन से इंसानियत की सीख दी, जिसकी वजह से हम वर्दी में रहते हुए भी इंसान रह पाए प्रॉपरली। और तीसरा मैंने दिया है अपनी वाइफ को, पत्नी को, क्योंकि अर्धांगिनी अलकनंदा जी को, वो इसलिए कि मेरा इस किताब को लिखने का इरादा नहीं था। ये किताब 80% फॉर्म में मेरी डायरीज में पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं ये बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको लोगों तक जाना चाहिए। तो उन्होंने इसको किताब के रूप में परिवर्तित करने में जो है एक प्रकार से उसके लिए पुश किया मेरे को। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, इस किताब से मैंने 2 कहानियाँ ली हैं। पहली कहानी लगभग 15 लाख लोगों ने देखी है,
दूसरी कहानी लगभग 10 लाख लोगों ने देखी है, तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं और सर की जी भर भर के तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सर तारीफ़ के काबिल हैं। एक नई किताब है जिसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स। अब उस किताब में एक से बढ़कर एक किस्से हैं। आज हम उसी किस्से के बारे में बात करेंगे। सर क्या किस्सा है सर वो? देखिए, साइबर एनकाउंटर्स लिखने का भी एक बड़ा पर्पज है जी। उसका पर्पज ये है कि आज की तारीख में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इतना तेज़ी से फैल रहा है देश में और दुनिया में, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसका कारण ये है कि जब आप नॉर्मल क्राइम करते हो तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा घटनास्थल पे। चोरी करते हो, लूट करते हो, डकैती करते हो, मर्डर करते हो, तो कहीं घटनास्थल पे जाएंगे ना आप, तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने का डर रहेगा, लोग पकड़ेंगे तो चोर को पिटाई भी करते हैं, पुलिस ही पकड़ती है। साइबर क्राइम तो आप दुनिया में किसी कोने में बैठे हो, 5000 किलोमीटर दूर बैठे यहाँ कर रहे हो, ऑनलाइन क्राइम है, तो बहुत आसान है। तो इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया, मतलब जितना सारा क्राइम मिला करके मेरे पास है ना साल भर का उत्तराखंड पुलिस, लगभग उतना ही साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, लगभग उतनी ही। एक साल में तो इतनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम बढ़ चुकी है। तो हमें और साइबर क्राइम से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस। आदमी को अवेयर होना है कि साइबर क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी क्या है, तौर तरीके क्या है, और कैसे हम उनसे बच पाएँ। तो हमने 12 कहानियों के थ्रू ये कोशिश की है कि आम आदमी समझ सके कि साइबर क्रिमिनल क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो उसी में कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बन गई हैं। ये पहले अभी इंग्लिश में आ रही है साइबर एनकाउंटर्स, बाद में हम इसको जरूर हिंदी में भी लाएंगे। तो वो 12 कहानियाँ उसमें दी हैं। उसमें सारे जो फेसेट्स अभी तक आते हैं साइबर क्राइम के, वो हमने कवर किए हैं। चाहे एटीएम वाला फ्रॉड हो, चाहे वो लॉटरी वाला फ्रॉड हो, चाहे वो कई बार आपने देखा होगा कि हम जो है सेक्सटोर्शन करते हैं, मतलब किसी गलत ऑनलाइन किसी गलत रिलेशनशिप के जाल में फंस जाते हैं, बाद में पता चलता है उसमें तो ब्लैकमेलिंग हो रहा है। फिर अभी आपने देखा हमने चाइनीज़ लोन ऐप पकड़ी है, पैसा आपका 15 दिन में डबल कर देंगे, इस नाम से देश भर के लोगों से 1000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ। 1000 करोड़ से? यस, पूरे देश में। इसमें पूरे देश में 250 FIR हो चुकी हैं, और सबसे पहला केस हमने दर्ज किया था उत्तराखंड पुलिस ने। क्या बात है। तो इसी तरह से एक बड़ा स्कैम चल रहा है कॉल सेंटर्स के माध्यम से। जो कॉल सेंटर खुला है देहरादून में, कॉल सेंटर खुला है गुड़गांव में, और उनका टारगेट कौन है? अमेरिका में बैठे हुए बेचारे लोग। उनके कंप्यूटर में वायरस डाल देंगे और फिर उसको खोलने के नाम का पैसा मांगेंगे, $1000। तो रैंसमवेयर, ऐसे हमने 2 बार ऐसे कॉल सेंटर्स यहाँ पकड़ लिए हैं जिनके पास से करोड़ों रुपए की राशि पड़ा, देहरादून के अंदर? देहरादून में। तो इसी तरह के केसेस। दूसरा आप देखेंगे आजकल किसी के नाम किसी की फ़ोटो लगाओ, फेसबुक अकाउंट बना दो, किसी की फ़ोटो लगाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, और उसके थ्रू उसके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजो, और फिर बाद में कहो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये। सर अधिकारियों को नहीं बख्श रहे हैं। अरे मेरा खुद का बना दिया उन्होंने। तो वो भी मैंने कहानी इस किताब में डाली है। अच्छा, आपने भी? हाँ, तो वो क्योंकि उनको लगता है उससे आसानी से मिलेगा पैसा, वो तो फिर डिलीट कर देते हैं। वही बोलते कि कहाँ हो, कैसे हो, यार बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं हॉस्पिटल में, मुझे 20,000 चाहिए, 50,000 तो चाहिए। हमें जो है इस पूरी किताब को लिखने का साइबर एनकाउंटर्स का पर्पज ही यही है कि आम आदमी अवेयर हो कि क्या इनके तौर तरीके हैं, पुलिस कैसे इसे वर्कआउट करती है, और कैसे हमें साइबर क्रिमिनल से बचना है। ठीक है। तो जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है कि एक देहरादून में ही एक महिला थी, और उसने बेचारी ने एक डॉगी खरीदने के लिए, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट सिर्फ 15,000 बताई गई थी, और धीरे धीरे ऐसी जाल में फंसती चली गई। उसने ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं इसमें सभी 12 की 12, तो वो उसमें 66 लाख रुपया गंवा दिया। अच्छा। हाँ, तो हमने जो है इन कहानियों को मतलब हमने नाम वगैरह बदल दिए हैं, किंतु कहानियाँ सब रियल लाइफ पे बेस्ड हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में अगर बात करेंगे तो कैसी रहेगी कहानी? क्योंकि जिस पब्लिकेशन ने आपको इससे मतलब छाप रही है आपकी किताब, उसका भी मैं चाहूँगा कि आप नाम लें, ये बताएं कि ये किताब वहाँ से आसानी से उपलब्ध हो सकती है, और साथ ही इस कहानी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि लोगों में और थोड़ा जागरूकता के साथ साथ थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ेगा किताब के प्रति। देखिए, जो पेंगुइन पब्लिशर्स है ना, पेंगुइन, वो इसको छाप रहे हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर्स आप जानते हैं, जो इंग्लिश वर्जन। हाँ जी। और हिंदी देखेंगे जल्दी, अगले 1-2 महीने में आएगी। एक बार इंग्लिश अभी अप्रैल एंड तक आने वाली है जी। तो
इसमें इस कहानी में होता क्या है कि महिला के पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, वो अकेले, उसके 2 बच्चे हैं और वो घर पे बच्चियों को कोरोना के दौरान एकांतपन महसूस होता है, तो वो सोचते हैं कि पड़ोस वाली बच्ची पे तो एक डॉगी है तो मेरा भी हो जाए, तो उससे मेरा मन बहल जाएगा बच्ची का। सो महिला उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में डॉगी देना चाहती है और फिर वो इन साइबर क्रिमिनल्स के जाल में आ जाती है और वो डेली उससे एक एक बहाना करके उसको जो है नया पैसा उससे वसूलते रहते हैं। तो मतलब इसकी एक्चुअल कीमत कुत्ते की 15,000 रुपये थी। शुरू में 15,000 बताई गई। अच्छा। फिर बोला कि आपको उसका इंश्योरेंस होना है, उसको ये इंजेक्शन लगना है, उसका वैक्सीनेशन होना है, ऐसे कर करके उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिया। फिर बोले ये रिटर्नेबल है आपका। फिर कुछ और करके अगला पैसा ले लिया। फिर बोला आपको पुराना और नया दोनों मिल जाएगा। और उनको इतना एक दूसरी महिला उससे लगातार बात करती है, उसका एक फ़ोटो भी दिखाती है। ये लोग घर में उसका नाम भी रख लेते हैं बर्थडे से पहले। उनको लगता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है उनको, लगता है हमें यही डॉगी चाहिए। क्या बात है। और वो ऐसे फंसते चले जाते हैं। बहुत लेट जाके जागती है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। कितने महीने तक चलता रहा ये सिलसिला? एग्जैक्ट समय तो मैं नहीं बता सकता, पर ये 3-4 महीने की कहानी है। 3-4 महीने में 66 लाख रुपए। तो महिला को समझ में नहीं आया था कि उसके पैसे जब से निकल रहे हैं ये हो क्या रहा है। और 66 लाख रुपए, जहाँ 15,000 रुपये कीमत हो की चीज़ की, और एकदम से 66 लाख चले जाएँ। ऐसा ही एक लॉटरी की भी कहानी है इसमें। अच्छा। कि आपकी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉटरी लगी है। अरे आपने लॉटरी खेली नहीं तो कहाँ से लग जाएगी। हैं? और लॉटरी लगी के नाम पे ऐसे करके करके 20 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। तो ये आदमी जाल में फंसता चला जाता है और उस जाल से बहुत समय बाद उसे समझ आता है कि टोटल फ्रॉड है। तो ये इसके लिए तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी के भी समझ में आराम से आ जाएगा कि 15,000 रुपये का वो कुत्ता है, उसके इंश्योरेंस वगैरह भी कराते हैं तो 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। लेकिन किस तरह से, क्या उस महिला ने कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें उसको शेयर कर दी थी जिसकी वजह से वो पैसे? नहीं, ये नहीं, वो ऐसे ही इसी नाम का कि आपको ये विदेश से आ रहा है कुत्ता, स्पेनिश कुत्ता है वो, हैं, और वहाँ पे उसका ये चार्जेस है, ये इंश्योरेंस है, ये आपका उसमें जाएगा, सब आपका ये सिक्योरिटी मनी है, सिर्फ सब वापस हो जाएगा। फिर जब उसका पैसा फंस जाता है तो सोचते मेरा पैसा भी तो आएगा, और वो उसको बार बार प्रॉमिस कर रही है कि फिर एक दिन उसको देहरादून एयरपोर्ट का भी देखा, एयरपोर्ट पे पहुँच चुका है, अब उसको हमने 1 दिन के लिए उसमें रखा है, वेट के पास रखा है, डॉक्टर के पास। तो ऐसे ऐसे करके उसको बार बार जाल में फंसाती है। ठीक है। वाकई ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो आने वाली किताब है जिसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स, उसको आप ज़रूर खरीदें। उसमें लगभग 9 ऐसे किस्से हैं, 12 ऐसी कहानियाँ हैं जो अपना आप में एक से बढ़कर एक है, दिलचस्प हैं। और इस जो पहली किताब आ चुकी है हिंदी में, खाकी में इंसान, तो उसमें एक पुलिस वाले का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा रूप इसमें दिखाई देता है। वो पुलिस वाला जो लीक से अलग हटकर लोगों की लगातार मदद करता चला जाता है। और उसके बाद जब वो कहानी हम अपने प्लेटफॉर्म यानी कि उस्मान सैफ़ी सफ़र पर उसे सुनाते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था, उसमें कमेंट में लिखा था कि आप ऐसी झूठी कहानी क्यों सुनाते हैं। तो अब ये झूठी कहानी है, सच्ची है, ये तो सभी बताएंगे। 100% सच्ची कहानी है। खाकी में इंसान में 16 कहानियाँ हैं, वो सभी रियल लाइफ स्टोरीज हैं। सिर्फ हमने कहीं जगह नाम बदल दिया है, कहीं जगह बदल दिया है, स्थान, हाँ, जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का हम वो पिन पॉइंट न कर पाए। वो सब रियल लाइफ स्टोरीज है। ऐसे ही साइबर एनकाउंटर्स की सभी कहानियाँ रियल लाइफ ओरिजिनल है। तो यही है कि इसमें कुछ नाम, उसमें कुछ पते, कुछ ऐसी जगह बदल दी गई हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो असली नहीं है, लेकिन सचमुच वो असली कहानियाँ हैं। क्योंकि सर ने लगभग आपकी 34 साल सर्विस आपने IPS रहते हुए की है, और उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी, प्रयागराज से, और आज उत्तराखंड में DGP के पद पर आप कार्यरत हैं, और शायद इसी साल के लास्ट में आपका रिटायरमेंट भी है। तो आपको एक नई ज़िंदगी की, और मैं तो कहूँगा कि इस पर एक अच्छी सी फिल्म बननी चाहिए। आपकी बहुत ही शानदार कहानियाँ हैं, और आप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद।